ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिजिक्स के टॉपिक्स के जो आपको रिसेंटली ज़रूरत नहीं पड़ते उसके, है ना। आपको फ्रीक्वेंटली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, वैसे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये आपको कुछ ही चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, उसके बाद इन टॉपिक्स का आपको ज़रूरत नहीं है। ओके। सो बहुत ही एक छोटा सा अपना वीडियो होने वाला है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको जितना जल्दी निपटा सकूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा होता है ना, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। ओके। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये इसका कहाँ यूज़ है? तो इसका देखो, इसका यूज़ होता है हमारा वेक्टर्स में, ठीक है। जब हम लोग बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं वेक्टर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। तो देखो, डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट में जैसे मान लो कि सबसे पहले जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को पढ़ना नहीं है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखना है अपने को, ठीक है। तो मान लो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसा होता है। दो बड़े बड़े ऐसे अगर डंडे आपको साइड बाय साइड देखने को मिलेंगे तो दैट इज डिटर्मिनेंट। पहली चीज़ ये होती है डिटर्मिनेंट के सिंबल। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मॉड्यूलस का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, मॉड ए। ठीक है, अगर मैं ए लिखूँ तो ये मॉड ए का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मॉड्यूलस इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट। मतलब आप ये मत समझ लेना कि मॉड्यूलस और डिटर्मिनेंट एक ही होते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस एक कंप्लीट अलग फंक्शन है और डिटर्मिनेंट एक कंप्लीट अपना मशीन है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को आप मॉडुलस मत समझ जाना, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अब हम लोग बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि डिटर्मिनेंट के अंदर आपको ए बी सी डी, ये आपको 4 नंबर दिए गए डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट देखो, तुम लोग बेसिकली 9th-10th में नहीं पढ़ते हो, ये तुमको 11th या 12th का ही पार्ट होता है, ठीक है। बट स्टिल ये कहीं कहीं आता है, वेक्टर में ही आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं आता ये। तो देखो, डिटर्मिनेंट अगर आपको ऐसा दिया रहे तो इसका जो आंसर होता है ना, ये आपको सिंपली क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है आपस में। तो ए को डी से कर देना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, सी को बी से कर देना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में एक माइनस का साइन देना होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आंसर हो जाएगा ए डी, माइनस का बीच में साइन दिया, देखो ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस का साइन दे के कर दूंगा बी सी। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। तो ये देख सकते हो कि ये हमारा 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए ये आंसर आता है, ठीक है। 2x2 का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, 2x2 डिटर्मिनेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो होते हैं और 2 कॉलम होते हैं, है ना। यहाँ पे एक और बात देखो, रो, है ना, रो। रो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो, रो हमारा ऐसा जाता है, ठीक है। और कॉलम अगर हम बात करें तो कॉलम जो होता है वो हमारा ऐसा जाता है डिटर्मिनेंट में, राइट। सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। बढ़िया। ओके, ये हो गया, राइट। सो अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा पहला रो हुआ, है ना। ये वाला हमारा पहला रो हुआ, ये हमारा दूसरा रो हुआ। ध्यान से देखना, ये हमारा पहला कॉलम हुआ, ये हमारा दूसरा कॉलम हुआ। इसलिए हमने यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम लिखा है। समझ में आ रहा? ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊँ, ये वाला, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये कुछ ऐसा लिखूँ, तो ये कितना हो गया? दिस इज 3x3, है ना, 3x3। यानी इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। जैसे देखो, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, है ना। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप रोज एंड कॉलम्स को समझ सकते हो। सो दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स, है ना। ये अपना क्या है? ये अपना 3x3 का मैट्रिक्स है, राइट। सो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, है ना। ठीक है। तो देखो, 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको ए दिख रहा है ना, इसके ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव साइन लगा देना है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट को ओपन करने का। ऐसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं।
तो ए के ऊपर प्लस साइन लगा देना, बी के ऊपर माइनस साइन लगा देना और सी के ऊपर भी प्लस साइन लगा देना। ठीक है, फिर आपको पहले वाले रो को देखना है। ठीक है, पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट कर देने का क्या मतलब है, इसको ऐसे डिलीट कर देना है। ठीक है, और फिर आप ये 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। 2x2 का मैट्रिक्स मैंने आपको सॉल्व करना बताया। दिस विल बी ZQ माइनस YR, है ना, दिस विल बी ZQ माइनस YR। तो आपको सिंपली किसी एक पर्टिकुलर रो और किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को एलिमिनेट करके 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करना है, साइन का ध्यान देते हुए, है ना। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे ये वाले कॉलम को, है ना, और ये वाले रो को एलिमिनेट किया तो आपके पास ये वाला पर्टिकुलर बचा। अभी 2x2 मैट्रिक्स है, आप इसे आराम से, सॉरी 2x2 का डिटर्मिनेंट है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन दोगे। ए से शुरू करोगे ना, ए से शुरू कर रहे हो तो ए के ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन दिया। फिर यहाँ पे ए लिखा क्योंकि ए से आप शुरू कर रहे हो। उसके बाद आपने ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे एलिमिनेट किया और बचा क्या आपके पास बचा ZQ माइनस YR। मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, 2x2 का डिटर्मिनेंट ऊपर, है ना। सो ये हमारा बच गया ZQ, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी ZQ माइनस YR, है ना। सिमिलरली अब दूसरे एलिमेंट पे आओ, तो दूसरा एलिमेंट है हमारा B, है ना। लेकिन B के ऊपर ध्यान से देखो तो माइनस साइन लगा हुआ है, तो एक हम लोग माइनस ऐसे लिख देंगे, फिर B लिख देंगे, है ना। अब देखो, अब क्या करना है, B का रो और B का कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो B का तो ये वाला रो होगा ना, B किस रो में प्रेजेंट है, इसी रो में प्रेजेंट है, और B का कॉलम ये वाला इस बार हो जाएगा। अब ये देखो, ये 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 और ये, दिस इज योर 2x2 डिटर्मिनेंट, है ना। हमेशा आप देख सकते हो 4 ही एलिमेंट बच रहे हैं हमेशा। तो B का आपने रो को एलिमिनेट किया और B का फिर आपने कॉलम कैसे एलिमिनेट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा PZ माइनस XR, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, PZ माइनस XR, राइट। है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपने देखो यहाँ पे, अगर आपने B का रो एलिमिनेट किया, B का कॉलम एलिमिनेट किया, सो दिस विल बी PZ माइनस XR। यहाँ पे लिख देता हूँ PZ माइनस XR, है ना। अब आपको आना है दूसरे में, दूसरा इज प्लस C। तो यहाँ पे देखो मैं प्लस C लिख देता हूँ। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, C का है, यहाँ पे प्लस C लिख दिया। उसके बाद C का कौन सा रो है, ये वाला रो है, सॉरी कॉलम ये वाला है, रो ये वाला है, रो तो सेम ही रहेगा। तो C का कॉलम ये वाला है, रो ये वाला है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी PY माइनस QX, है ना। सो ये हो जाएगा PY माइनस QX, राइट। सो देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोगों ने एक 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया। 2x2 डिटर्मिनेंट कितना आसान था, AD माइनस BC डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसमें हमने प्लस माइनस प्लस दिया, फिर ए को ऐसे लिखा प्लस साइन के साथ, ब्रैकेट दिया, ए का रो और ए का कॉलम को एलिमिनेट किया, तो ये आया हमारा QZ माइनस YR। फिर B आया, लेकिन B हमारा माइनस साइन के साथ था, तो माइनस B का रो B का कॉलम एलिमिनेट किया, सो ये आ गया ZP माइनस XR। फिर प्लस साइन देखिए, क्योंकि C था तो C के ऊपर प्लस का साइन था, तो प्लस C, ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट किया C का, तो ये आ गया YP माइनस QR, सॉरी QX, है ना। सो इस तरीके से आप 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप ऐसे डिटर्मिनेंट ही को सॉल्व करना होता है, राइट। सो मैंने आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना भी बता दिया। नाउ लेट्स कम ऑन टू वन मोर टाइप, और ये हमारा एक जगह चैप्टर में यूज़ होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर में यूज़ होगा, दिस इज स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन, या फिर स्पेशल इंटीग्रल, ऐसे आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल, देखो मैंने आपको इंटीग्रेशन में बहुत सारे इंटीग्रेशन बताए थे, बट ये वाला अलग इंटीग्रेशन है थोड़ा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, और ये चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ये SHM चैप्टर में आपका यूज़ होगा, ये स्पेशल इंटीग्रल। तो देखो इंटीग्रल है क्या ये, द इंटीग्रल इज इफ dx बाई अंडर रूट ऑफ A² माइनस x², कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये इसका हमारा वैल्यू होता है, ठीक है।
ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th का एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको याद रखना है, डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट। ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है ठीक है। एक हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, राइट। सो ये एक हमारा स्पेशल इंटीग्रल था, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली जब आप मैथ्स में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो ये उसका एक तरीके का फॉर्मूला है ना, ये एक फॉर्मूला है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन उतना बताना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि ये आपका मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। मैथ्स में आप बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे देखोगे, बट ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये एक आपका आने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। ये एक फॉर्मूला एक जगह यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये एक हो गया, है ना। सिमिलरली एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्पेशल इंटीग्रेशन में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक दो, इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये भी आपका फिजिक्स में यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन। ये आपका क्लास 12th में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स ही हमारा 12th का पहला ही चैप्टर होगा फिजिक्स में, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन इज कि अगर लेट्स इमेजिन कि हमारा कुछ इस तरीके का फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट करना है, ओके। इसको इंटीग्रेट करना है तो देख सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट है इसका इंटीग्रेशन, ऐसे आप कर ही नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना। आपको मैंने फॉर्मूला भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसको आप इंटीग्रेट कर सको, ठीक है। आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, आइलेट मेथड भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला है। डिनोमिनेटर में जब इंटीग्रेशन आ जाता है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। इसलिए आप देखे होंगे कि मैंने आपको जो भी इंटीग्रेशन बताया था सब न्यूमरेटर वाला बताया था, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रेशन फिजिक्स में काफ़ी कम पूछा जाता है, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए डिनोमिनेटर वाला पूछ लेते हैं। लेकिन मैथ्स में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो डिनोमिनेटर वाले ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी, ये कैसे करोगे, है ना। ये कैसे करोगे, ये नहीं कर पाओगे, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसे टी क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे शायद टी स्क्वायर था, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी 4 प्लस 1 हुआ ही नहीं है आपका, ठीक है। जो आपका थॉट प्रोसेस है ना वो डेवलप हुआ ही नहीं है उतने लेवल तक, राइट। दैट्स वाई कि ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या लगेगा, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे आपको टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पूछ रहा है ना, तो आर के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2r dr इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं आर के रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 2t dt। ये करना पड़ेगा आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो, ठीक है। देखो मैंने कैसे किया, थोड़ा सा मैं इसको डेप्थ में बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, बस ये लास्ट है हमारा, उसके बाद मैं एंड करूँगा इस वीडियो को। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2r, एक्स का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना ही नहीं है अपने को, है ना, जीरो हो जाएगा। हम लोग सिर्फ आर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2r, एक्स स्क्वायर में आर है ही नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा। और ये इसको हमने टू टी माना है तो ये हो जाएगा हमारा 2t dt बाई डी आर, ये हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 2t dt बाई डी आर, ये हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इसे इधर भेजते हो तो ये हो जाएगा 2r dr इज इक्वल्स टू 2t dt, है ना। अब यहाँ से 2r 2 कैंसिल हो गया तो आप यहाँ पे r dr की जगह t dt पुट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r dr इज इक्वल्स टू t dt। अब यहाँ पे स्टेप यही होता है करने का, आप फर्दर मैथ्स में से पढ़ोगे कि ये हमने कैसे किया,
स्टेप आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आर डी आर को टी डी टी हो गया, और ये हमने स्क्वायर किया था तो ये टी क्यूब हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा कितना हो गया, डी टी बाई टी स्क्वायर। और इसका तो इंटीग्रेशन पता है, दिस इज -1/t, है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/t। ओके, सो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी टी बाई टी स्क्वायर का ऐसे ही करोगे ना, देख लो, t⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही करते हो ऐसे इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। तो ये हमारा आ गया -1/t। ओके, सो इस तरीके से आप, ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। लाइक ये मैथ्स में तो आएगा ही, और ये फिज़िक्स में एक जगह यूज़ होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको जनरली यूज़ होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में, राइट, इस चैप्टर में यूज़ होगा ये। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये एसएचएम में यूज़ होगा। तो बस इतना ही बताना था मुझे, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये इसका मेथड देख लेना कि हमने इसे कैसे किया है प्रोसीड, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।